हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर एसी का लास्ट लेक्चर। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बारे में समझाया। उसके बाद का जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने सर्किट प्रॉब्लम्स डिस्कस करे एसी के, जिसमें आपने देखा होगा कि प्रीडोमिनेंटली जो रेजोनेंस वाला केस है वही पूरे लगभग आप देख लेंगे 90% क्वेश्चंस में वही घूम रहा था। तो बार बार उन्होंने रेजोनेंस कंडीशन आपसे पूछी और आपको ये समझना होगा कि रेजोनेंस कंडीशन जो है वो सर्किट प्रॉब्लम को काफ़ी आसान कर देती है, क्योंकि एक्सेल और एक्सी एक दूसरे को मार देते हैं तो आपके पास सिर्फ आर बच जाता है और आर ही आपका जेड के बराबर हो जाता है। वोल्टेज और करंट भी फेज में आ जाते हैं। तो अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखा है आप लोगों ने तो ज़रूर जाकर देखें, ठीक है ना। इस लेक्चर को भी देखना है क्योंकि अगर आप एसी प्रिपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है ट्रांसफार्मर का सवाल आ जाए, ज़्यादा चांसेस सर्किट प्रॉब्लम आने के। पर अगर ट्रांसफार्मर का सवाल आ गया और आप सर्किट प्रॉब्लम तैयार करके गए तो एसी का न्यूमेरिकल तो आप नहीं कर पाए ना। तो जिसका न्यूमेरिकल आप जिस चैप्टर का तैयार कर रहे हैं तो फिर सारे तैयार करें ताकि उस चैप्टर का न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो वो आप सॉल्व कर पाए। हर चैप्टर को अगर आप 50%, 25%, 50%, 25% तैयार करके जाएंगे तो देयर इज अ चांस कि जिस 50% पोर्शन में से आपने तैयार करा है उसमें से सवाल ना आए। तो बेटर ये है कि प्रिपेयर करें तो पूरा करें, नहीं तो न्यूमेरिकल छोड़ दें उस चैप्टर के, है ना। तो आप देखें, जैसे मैंने कैपेसिटर पढ़ा दिया आपको सेकंड चैप्टर में, वो वीडियोस आप लोग जाकर देखें। चैप्टर 1 मैंने पूरा कवर कर लिया, वो वीडियोस आप लोग जाकर देखें। आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा रे ऑप्टिक्स पे। रे ऑप्टिक्स के आप मेरे वीडियोस देख लेना सीबीएसई पीवाईक्यू के, तो रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल भी आप लोग डेफिनेटली कर पाएंगे। फिर बात आती है वेव ऑप्टिक्स की, जिससे बच्चे डरते बहुत ज़्यादा हैं, पर उसके न्यूमेरिकल जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा यार तो बड़ा आसान चैप्टर है ये तो। ठीक है, चलिए अब अपन आज सॉल्व करेंगे जनरेटर के सवाल और ट्रांसफार्मर के सवाल। ज़्यादा सवाल नहीं है पिछला वीडियो काफ़ी लंबा है, 1.25 घंटे का वीडियो है लगभग। मतलब वैसे तो लंबा नहीं है, जितने क्वेश्चंस उसमें कवर किए उस हिसाब से, पर आजकल बच्चों को आदत है कि 15 मिनट में पूरा सिखा दो, 15 मिनट में पूरा एसी। तो वो तो पॉसिबल नहीं है भाई, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है 15 मिनट में पूरा एसी सिखाना, और मुझे भी नहीं लगता किसी बच्चे के लिए पॉसिबल है कि 15 मिनट के अंदर उसको सारे न्यूमेरिकल सिखा दिए जाएं। हालांकि कंडीशन बता सकते हैं 15 मिनट के अंदर। बेसिकली हम क्या बता सकते हैं, 15 मिनट के अंदर रेजोनेंस कंडीशन को पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो 15 मिनट के अंदर बच्चा यही कर सकता है कि वो रेजोनेंस कंडीशन को समझ ले। पर उसके बाद भी फिर जो भाई मेरा जैसे वो लेक्चर चला गया 1 घंटे 15 मिनट, तो बाकी जो 1 घंटा है उसको आप प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रैक्टिस के लिए समझ लें। तो आपको समझना है कि 15 मिनट का जो कंटेंट है उसके बाद 1 घंटे की प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आपको खुद भी करनी पड़ेगी, और वही प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आप बिना मेरी हेल्प के अकेले करते तो वो 1 घंटे के आपको 3 घंटे लगते। तो आप वो 1.25 घंटे का वीडियो देख लें तो आपको रेजोनेंस कंडीशन प्लस एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जैसे कि एक्स और एक्सी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो कुछ अलग चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। चलिए अब अपन बिना डिले करे ये वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जनरेटर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो देखिए क्या होता है, आपके पास ये कॉइल है, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। मान लें इसका एरिया है ए, एरिया क्या है ए, और नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें एन, एन क्या हो गए अपने टर्न्स। अब ये इसका डायामीटर है, डायामीटर है कि नहीं, एक एक्सिस है जो डायामीटर के अलोंग है इस तरीके से, और ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। कैसे, जैसे कि मान लो आप, ये आपका वो है, क्या कहते हैं, कॉइल, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है ऐसे, लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, ये इस तरीके से घूम रहा है आपका कॉइल। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये आपका हो गया ओमेगा। अब आपको निकालना है कि इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा। आप बोलेंगे सर ईएमएफ इंड्यूस ही क्यों होगा, अरे बिल्कुल होगा ना। देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वो जो कॉइल है, मान लीजिए अगर वो सर्कुलर की जगह रेक्टेंगुलर कॉइल होता तो भी सेम कैलकुलेशन लग जाएगी, बस एरिया ही तो चेंज हो जाएगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया तो इसके पास भी है, और मान लीजिए बाहर बाहर यहाँ पे वायर होता। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रही होती। अभी देखिए तो फ्लक्स मैक्सिमम है। अगर आप इसको ऐसा कर देंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इसको छू के निकलेंगी, आर पार नहीं कर पाएंगी। अब आपने क्या देखा कि शुरुआत में इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर को मैं मान लेता हूं अंदर की तरफ। कहां मान लेता हूं, अंदर की तरफ। बात क्लियर हो गई। इसमें कोई करंट नहीं है बेटा, करंट तो जनरेट करना है। आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट भी होना चाहिए तभी तो ये घूमेगा। अरे समझो, ये अलग चीज है, ये हमारी मोटर नहीं है, जनरेटर है।
करंट तो मोटर में होता है, मोटर में करंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो घूमने लग जाता है। मोटर का फंक्शन अलग है, मोटर का फंक्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनाना, और यहां पे हमारा एम है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। कैसे? किसी भी तरह से अगर आप इसको घुमा पाओ, है ना, घुमाना भी कैसे, ऐसे अगर आप इसको घुमा पाओ तो अपने आप इसके एंड्स के अक्रॉस, है ना, अगर आप भाई जनरेटर की बात करें तो ऐसा हो जाता है ना, स्लिप रिंग्स वगैरह लगा देते हैं, तो इसके एंड्स के अक्रॉस आपको एसी वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये हमारा एम है, एसी वोल्टेज प्राप्त करना, और मेहनत हमें क्या करनी है, इसको घुमाने में। तो आप इसको घुमाओगे, वो मेहनत है आपकी, मैकेनिकल एनर्जी आप इसको दोगे, कहीं ना कहीं से आप एनर्जी खर्च करोगे। कैसे घुमाओगे आप इसको? आप इस पर स्टीम मारोगे जिसकी वजह से घूमेगा। स्टीम आप कैसे बनाओगे? आप कोल जलाओगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्शन कराओगे, फिजन कराओगे, किसी ना किसी तरीके से आप हीट प्रोड्यूस करोगे, हीट से पानी को आप भाप में बदलोगे और उस भाप को आप इस पर फेंक के मारोगे तो ये घूमेगा। जब ये घूमेगा तो आपको एसी वोल्टेज मिल जाएगा। इसी वोल्टेज को आप फिर पूरे सभी जगह पे ट्रांसफर कर दोगे। एसी वोल्टेज का जनरेशन आसान, एसी वोल्टेज का ट्रांसमिशन आसान, एसी वोल्टेज का ट्रांसमिशन इकोनॉमिकल भी होता है, इसलिए एसी ही बनाते हैं और एसी ही ट्रांसमिट करते हैं। एसी बनाते कैसे हैं, बेसिकली सारा खेल यहां पर वही है। अब आपने इसको घुमाया, शुरुआत में आपने एरिया वेक्टर भी मान लिया अंदर की तरफ, तो फिलहाल अपना फ्लक्स क्या हो गया, बी ए कॉस 0 डिग्री, यही हो गया ना फ्लक्स। शुरुआत में फ्लक्स आपका मैक्सिमम है। अब थोड़ी देर के बाद ये घूम जाएगा, घूमेगा क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना ये ओमेगा से घूम रहा है, तो आपका फ्लक्स क्या आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स कैसे निकलता है बेटा, बी डॉट ए से। तो थीटा किस किस के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब एरिया वेक्टर किस तरीके से लगा होता है, इस तरीके से। अब जब कॉइल घूमता है तो एरिया वेक्टर भी उसके साथ साथ घूमता है। देखिए कॉइल घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी घूमेगा, ठीक। शुरुआत में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में थे, है ना, कुछ अपन ले लेते हैं समझाने के लिए। तो ये देखिए, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई अंदर की तरफ, ये आपका एरिया वेक्टर भी हो गया अंदर की तरफ, ऐसे। अब कॉइल जब घूमा तो एरिया वेक्टर घूमा, एरिया वेक्टर घूमा तो इन दोनों के बीच में आ गया कोई एंगल थीटा। वो जो थीटा है उसको आप कैसे लिख पाएंगे, ओमेगा टी से, क्योंकि हमको पता है ये किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, ओमेगा से। तो आपका फ्लक्स क्या आ गया, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब अगर इसमें आपने एन टर्न्स माने तो फ्लक्स आपका आ जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ईएमएफ क्या होता है बेटा, डी फाई बाई डी टी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एन डी फाई बाई डी टी, या इसमें फ्लक्स में अपन ने एन भी कंसिडर कर लिया है, तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब सीबीएसई तो इसी पे सवाल पूछता है। ये क्या है बेटा, ये है ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू। बस सीबीएसई इसी के पीछे पड़ा रहता है कि एन बी ए ओमेगा निकाल दो, बार बार बोलेगा एन बी ए ओमेगा निकाल दो, या फिर बोल देगा पावर भी निकाल दो, पावर डिसिपेटेड निकाल दो, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस बता देगा आपको कि रेजिस्टेंस क्या है और बोल देगा पावर निकालो। तो अपन सीधे अब क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। तो जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि इसमें जो ईएमएफ पैदा होगा वो अल्टरनेटिंग होगा, एसी वोल्टेज नहीं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, है ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इसमें जो वोल्टेज पैदा होगा वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा, वो चेंज होगा टाइम के साथ। कैसे कैसे आएगा उसका ग्राफ, ऐसा, ये आपका वोल्टेज होगा, समझ गए ना, इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। और इस वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो एन बी ए ओमेगा होगा, जहां एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, बी होगी मैग्नेटिक फील्ड, ए होगा एरिया ऑफ कॉइल, और ओमेगा होगी उसके घूमने की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या आया था। पावर डिसिपेटेड मैं आपको सवाल में सिखाऊंगा विद प्रॉपर डेटा। तो इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हमको, क्वेश्चन ये है, सीबीएसई 2023 का ये सवाल है आपका, सीबीएसई 2023 का, कि एक एसी जनरेटर का कॉइल है जिसमें 100 टर्न है, तो एन अपन ने लिख लिया 100, सबका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर है, तो हमने एरिया लिख लिया 0.5 मीटर स्क्वायर, और इस वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, रेजिस्टेंस भी हमने लिख लिया। ये कॉइल रोटेट कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है 0.8 टेस्ला, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर बोला है, तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ,
तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, वहां इंग्लिश में लिखा हुआ था। अब ओमेगा भी इन्होंने दे दिया कि घूम रहा है कांस्टेंट ओमेगा से 60 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब इन्होंने बोला मैक्सिमम ईएमएफ बता दो, तो ये क्या बच्चों वाला सवाल है, एन बी ए ओमेगा, एन ये रहा, बी ये रहा, ए ये रहा, ओमेगा ये रहा, इसमें रेजिस्टेंस यूज नहीं आया है। तो जब आपने इसको कैलकुलेट करा तो ये आपका आ गया 2400 वोल्ट। मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ मैंने लिख के रखा है कि कितना आएगा, ताकि कैलकुलेशन में हमारा समय बर्बाद ना हो। तो 2400 वोल्ट हमारा मैक्सिमम ईएमएफ इसमें जनरेट हो गया। अब इसने पूछा पावर डिसिपेटेड बताओ, पावर डिसिपेटेड। तो बेटा ये जो सर्किट है ये कैसा सर्किट हो गया, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या फ्लो हो रहा है, एसी फ्लो हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है। इसमें वोल्टेज कैसी आ रही है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रही है। तो इसमें पावर डिसिपेटेड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमको पता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। आप बोलेंगे सर कॉस अल्फा नहीं लिखा, कॉस अल्फा इस वाले केस में 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस बता रखा है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इसको बता रखा है। तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस आ गया। अब आई आर एम एस को आप क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस बाय आर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस है। तो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये आपका क्या आ गया, वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब वी आर एम एस आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज क्या है बेटा, 2400 वोल्ट, ये ई नॉट है ना। तो ई आर एम एस आपका क्या होता है, ई नॉट डिवाइडेड बाय √2, यही तो होता है। तो आपका ई आर एम एस क्या आ जाएगा, 2400 डिवाइडेड बाय √2। ई आर एम एस और वी आर एम एस एक ही बात है, ई भी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के लिए दिखाया गया है और वी भी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के लिए दिखाया गया। तो इसको आप ई आर एम एस का स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो। तो 2400 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या दे रखा है बेटा आपको, रेजिस्टेंस दे रखा है 100। तो ये कैलकुलेट हो गई आपकी पावर, पावर कितनी निकल के आ जाएगी, 28.8 किलो वॉट हो गया, ये आपकी पावर आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और था, ठीक है, वो भी सेम टाइप का ही है, कोई उसमें खास बात नहीं है। नेक्स्ट ये है, फिर से आपके पास है कॉइल। अब आप बोले सर कॉइल सर्कुलर है, आपको कैसे पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कॉइल सर्कुलर है, वो तो मैंने यूं समझाने के लिए बना दिया। कॉइल तो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर कैसा भी हो सकता था, ट्रायंगुलर भी हो सकता था, क्योंकि उसने तो सिर्फ एरिया दिया है ना, उसने शेप थोड़ी बताया। और मुझे भी शेप से क्या करना, मुझे तो एरिया से मेरा काम हो गया। अगले में उसने सर्कुलर कॉइल बताया है बाकायदा, ये 2019 का क्वेश्चन है सीबीएसई का, क्योंकि इसमें इसने रेडियस दिया था, ये रेडियस दिया था, रेडियस उसने दिया था 10 सेंटीमीटर। फिर उसने बोला था जो वर्टिकल डायामीटर है उसके अबाउट ये घूम रही है, वर्टिकल डायामीटर, यानी डायामीटर ऐसे वर्टिकली रखा है, यही तो होता है वर्टिकल, नीचे से ऊपर वर्टिकल। और मैग्नेटिक फील्ड उसने बोली है हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड उसने इस क्वेश्चन में बोली हॉरिजॉन्टल। तो बेटा लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, उसने बोला दिस कॉइल इज रोटेटिंग अबाउट वर्टिकल डायामीटर, तो वर्टिकल डायामीटर ये हो गया आपका, और मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यही तो होता है डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपकी हॉरिजॉन्टल। इसमें 20 टर्न है, तो एन उसने 20 बता दिया था आपको कि 20 टर्न इसके अंदर थे, वर्टिकल डायामीटर के अबाउट रोटेट करा। मैग्नेटिक फील्ड उसने आपको बताई थी 3 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला, ये उसने आपको मैग्नेटिक फील्ड बता दी थी, ठीक है। इसने पूछा मैक्सिमम और एवरेज ईएमएफ बताओ, मैक्सिमम ईएमएफ बताओ और एवरेज ईएमएफ बताओ। तो बेटा मैक्स ईएमएफ के लिए फिर से आपने क्या ले लिया, एन बी ए ओमेगा। अच्छा ओमेगा मैंने लिखा नहीं, ओमेगा भी उसने बताया था, ओमेगा उसने बताया था 50 रेडियन पर सेकेंड, ये उसने ओमेगा का वैल्यू बताया। तो n का वैल्यू आपने डाल दिया 20, b का वैल्यू आपने डाल दिया 3 इंटू 10 की पावर -2। एरिया निकालने के लिए आपने, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, क्योंकि बेटा रेडियस जो था वो आपको सेंटीमीटर में दे रखा था तो सॉल्व करने से पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आ रही होगी, है ना, उसको इग्नोर करना, सीखने पे ध्यान देना। पाई आर स्क्वायर और ओमेगा का वैल्यू क्या डाल दिया बेटा अपन ने, 50, है ना। कभी उसने अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, मान लो 20 हर्ट्ज, है ना, और ओमेगा ना दे रखा हो तो कोई टेंशन नहीं है बेटा, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाल सकते हैं ना, 2πf। हालांकि वैसे वो क्वेश्चन में डायरेक्ट ओमेगा दे देता है, पर अगर वो ओमेगा ना दे तो फ्रीक्वेंसी की मदद से आप ओमेगा 2πf फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो।
ये आपका मैक्सिमम ईएमएफ आ गया। अब उसने पूछा एवरेज। बेटा आप खुद सोचो एवरेज ये कैसा था भाई, एक्चुअली में ये तो मैक्सिमम आया है ना, तो ये आपका क्या था, ई मैक्स साइन ओमेगा टी, ऐसा था ना। और इसका एवरेज, ऐसे ईएमएफ का एवरेज तो जीरो ही तो आता है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है कि जीरो क्यों आया तो पहला वीडियो जाके देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। तो पहले वाले वीडियो में मैंने एवरेज और आरएमएस का कॉन्सेप्ट पूरा कवर कर रखा है। तो एवरेज ईएमएफ अपना आ गया जीरो। आधी साइकिल के लिए पूछ लेता तो 2E0/पाई लिख सकते थे। तो आधी साइकिल के लिए ये होता है, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। एक उसने ये भी दे दिया कि रेजिस्टेंस जो है अपना 10 ओम है, तो मैक्सिमम करंट बताओ इसमें क्या फ्लो होगा। आई मैक्स पूछा था, यानी आई मैक्स यानी आई नॉट। अच्छा आई नॉट क्या होता है, वी नॉट बाय आर। वी नॉट क्या है, ये है, यही तो है ई नॉट। ई नॉट इज वी नॉट, एक ही बात है। तो कुछ नहीं, रेजिस्टेंस दे रखा है 10, यहाँ से उठा के वी नॉट डाल देते तो आई नॉट आ जाता। एक उसने पूछ लिया कि पावर भी बता दो, तो पावर बेटा अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में तो बताया वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। पर आप बोलेंगे सर वी आर एम एस तो दिया ही नहीं, तो वो भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में सिखाया कि वी नॉट अगर दे रखा हो तो वी आर एम एस कैसे निकलता है, वी नॉट बाय √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। हो गया क्वेश्चन अपना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था पिछले क्वेश्चन से, सिर्फ फर्क ये था कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी थी कि वर्टिकल डायमीटर, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, अंग्रेजी में पढ़ के उसको इस तरीके से डायग्राम में कन्वर्ट करना ही इस क्वेश्चन में एकमात्र चीज थी जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में आपको क्वालिटी फैक्टर के भी बता देता हूं, ये हटा देते हैं। क्वालिटी फैक्टर बेटा क्या बताता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो बहुत बार थ्योरेटिकली तो ये बात पूछी जाती है कि क्वालिटी फैक्टर क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस से आप क्या समझते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को कैसे डिटरमाइन करें, क्वालिटी फैक्टर से डिटरमाइन करें। तो क्वालिटी फैक्टर आप क्या समझते हैं, क्वालिटी फैक्टर इज रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। किसी सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर है वो आप कैसे निकालते हैं, जो भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उसको बैंडविड्थ से आप डिवाइड कर देते हैं। समझ गए क्या, जो भी आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसको आप बैंडविड्थ से डिवाइड कर देते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/√LC होती है। बैंडविड्थ क्या होती है, फॉर्मूला याद रखना है, R/L होता है। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो √1/R और अंडर रूट में L/C, ये क्वालिटी फैक्टर आ गया। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें R का वैल्यू, L का वैल्यू और C का वैल्यू डायरेक्टली दिया होता है और क्वालिटी फैक्टर आपको डिटरमाइन करना होता है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन आया CBSE 2012 में, इसमें हमको क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइन करना था। L हमको दे रखा था 2 हेनरी, C हमको दे रखा था 2 माइक्रोफैरेड और R हमको दे रखा था 10 ओम। और ये वैल्यूज इसमें पुट करके हमको क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइन करना था, जो हमारा निकल के आया 100। अब कुछ बच्चों का हो सकता है सॉल्व करने पे 100 ना निकल के आए, 1/10 निकल के आ जाए, है ना। किसी बच्चे का 1/10 कैसे निकल के आ जाएगा, बोलेगा सर रेजिस्टेंस मैंने डाल दिया 10, L मैंने डाल दिया 2, C मैंने डाल दिया 2, देखो सर कट गया। अरे तुम समझे नहीं ना, नीचे जो C है वो किस में है, माइक्रोफेरेड में, तो 2 × 10⁻⁻6 डालना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 100। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। एक चीज और पूछी गई है कि आपका ये ग्राफ है किसका, करंट का और ओमेगा का। तो करंट आपका मैक्सिमम किस पे होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, है ना। अब उसने बोला ये वाला ग्राफ बना है 100 ओम के लिए, तो 200 ओम का ग्राफ कैसा होगा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा 200 ओम का ग्राफ ऐसा होगा, 200 ओम का। क्यों, आप बोलेंगे सर 200 ओम का ग्राफ नीचे क्यों आ गया, वो ज्यादा शार्प भी नहीं है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो देखो क्वालिटी फैक्टर खराब हो गया। आप दोनों कनेक्ट कर लो, जब आपका था 100 ओम तो ये देखो शार्प है, जब ये 200 ओम हो गया थोड़ा फ्लैट हो गया। आपने यहां पर देखा कि क्वालिटी फैक्टर खराब हो गया, क्यों, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। तो आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपका क्वालिटी फैक्टर घटेगा, क्वालिटी फैक्टर खराब होगा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी खराब होगी। अब एक और तरीके से इस चीज को देख लो बेटा, मैक्सिमम करंट जितना ज्यादा ये करंट है, अब क्या होता है, इस एक्सिस पे आपने करंट दिया, अब ओमेगा नॉट पे क्या होता है, आपका करंट मैक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, V0/R, ये मैक्सिमम करंट हो जाता है। अब आप खुद ही समझते हैं ना बेटा, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, तो ये करंट भी तो आपका आधा हो जाएगा, होएगा ही आधा यार, इसमें सोचने की क्या बात है।
रेजिस्टेंस अगर आपने 200 कर दिया, रेजिस्टेंस डबल कर दोगे करंट आधा हो जाएगा, इसलिए तो ग्राफ नीचे की तरफ आ गया। तो आप इस तरीके से भी इस चीज को देख सकते हैं कि ग्राफ के नीचे आने का कारण क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो और क्वालिटी फैक्टर से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें मुझे और मिली लॉन्ग क्वेश्चंस में और शॉर्ट क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल में ही मैंने इसको मान लिया। तो ये चीज भी आपको समझना जरूरी है। तो ये हमारा क्वालिटी फैक्टर वाला पोर्शन कवर हो गया। अब हमारे पास बचे हैं ट्रांसफॉर्मर के सवाल। किसके सवाल बचे? ट्रांसफॉर्मर के सवाल। ट्रांसफॉर्मर के सवाल बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े ही आसान सवाल हैं, कोई उनमें ऐसी खास बात नहीं है, एक्सेप्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। पहला सवाल क्या है? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, सीबीएसई में नहीं आया है, पर फिर भी करने लायक है। तो इन्होंने बोला सेकेंडरी में 60 वॉट का लोड है। मैं ऐसे ही आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है, एग्जाम्पलर का सवाल है, ठीक है ना, सीबीएसई में नहीं आया। सेकेंडरी में 60 वॉट का लोड है और इन्होंने बोला प्राइमरी जो है, प्राइमरी वो ड्रॉ करता है लाइन वोल्टेज। अब लाइन वोल्टेज से आपको समझना है 220 वोल्ट पे प्राइमरी काम करता है। तो ये चीज आपको समझनी है कि लाइन वोल्टेज का मतलब क्या है, 220 वोल्ट। फिर इसने बोला कि करंट ऑफ 0.54 एम्पियर फ्लोज इन द लोड। लोड में करंट है 0.54 एम्पियर, तो ये सेकेंडरी करंट हुआ बेटा, है ना। और सेकेंडरी में ये जो वॉट दिया होता है ये आउटपुट है, ये आउटपुट पावर हो गई, ठीक है। जो भी सेकेंडरी का जो आउटपुट दिया जाएगा, जैसे वॉट में क्या होती है, पावर ही होती है, तो 60 वॉट सेकेंडरी लोड, लोड मतलब सेकेंडरी। तो आप समझ लेना, लोड शब्द आ जाए और 60 वॉट आ जाए यानी आउटपुट पावर, सेकेंडरी में जो पावर मिल रही है। सेकेंडरी करंट भी अपन को मिल गया। अब इसने हमसे पूछा कि इसका वोल्टेज कितना है ना। लोड वोल्टेज पूछा यानी सेकेंडरी का वोल्टेज, लोड वोल्टेज यानी सेकेंडरी का वोल्टेज, क्योंकि लोड किस में लगा हुआ है, सेकेंडरी में। और इसने हमसे कहा प्राइमरी करंट, और इसने बताया किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है ये भी हमको बताओ। तो हमने वोल्टेज देख लिया, करंट, वोल्टेज और करंट का पावर के साथ रिलेशन क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट इज आउटपुट पावर। सेकेंडरी वोल्टेज आप कैसे निकालेंगे, आउटपुट पावर कितनी है, 60 डिवाइडेड बाय 0.54, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6/54, 54 यानी 1000 बटे में 9 का क्या आ जाएगा 111.1, ऐसा आ जाएगा 111.1। और ये कितना है बेटा 220, ये कैसा है 220। तो इन्होंने आपसे पूछा था किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है, तो आपने देखा कि वोल्टेज कम हो गई, 220 से 111 हो गई, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, इसमें सोचने की क्या बात है। वोल्टेज कम हो गई तो कैसा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, बात क्लियर हो गई। अगला इसने प्राइमरी करंट भी आपसे पूछा था। प्राइमरी करंट निकालने में क्या इशू है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूला याद करें, है ना। दो तरीके से बताता हूं मैं आपको कैसे निकाल सकते हैं आप। तो एक काम करना बेटा, ये 111 है पर ये लगभग 220 का आधा है, लगभग आधा है, तो इसको 110 मान लो, लगभग 110 ही तो है, लगभग, है ना, 110 वोल्ट है और ये 220 वोल्ट है, ठीक है। तो आपको पता है वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू, अब करंट में उल्टा होता है, जैसे VS NS तो यहां आ जाता है IP और क्या आ जाता है IS, ठीक है। ये वाली जो है ये ऑलवेज वैलिड है, ठीक है। पर ये जो करंट वाली भी बात है, अगर ये आपको लेनी है तो ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ही वैलिड है, कि करंट का ये जो रिलेशन बन रहा है ये तभी वैलिड है जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे, क्योंकि करंट वाला रिलेशन तब आया था, अगर आप जाके थ्योरी पढ़ें, जब आपने इनपुट पावर को और आउटपुट पावर को सेम माना था तब। यानी आप समझे VS बाई VP इज इक्वल टू NS बाई NP, ये ऑलवेज वैलिड है। पर IP बाई IS सिर्फ तभी वैलिड है जब हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर मानते हैं, यानी जिसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, जितना इनपुट पावर प्राइमरी में आ रहा है उतना ही आउटपुट पावर है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है, तो अपन को इसको आइडियल ट्रांसफॉर्मर ही मानना है। अब इस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं, इसको नोट कर लें।
चलिए, है ना, ऑलवेज वैलिड आप समझ गए कौन सी चीज ऑलवेज वैलिड है, और करंट वाली चीज तभी वैलिड है जब आइडियल ट्रांसफार्मर है। अब आप कैसे लिख सकते हैं, वीएस और वीपी दोनों आपको पता है, सेकेंडरी का 110 और ये 220 इज आईपी, प्राइमरी का आपको करंट निकालना है और आईएस आपको क्या दे रखा है 0.54। तो ये आईपी आपका क्या आ गया बेटा, ये आ गया 1/2, तो 0.54 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.27 एम्पियर, ये आपका करंट आ गया प्राइमरी का। बात खत्म। प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा तो करंट कम, सेकेंडरी में करंट ज़्यादा तो वोल्टेज कम, यही रूल होता है, यही रूल होता है। बात खत्म हो गई, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर भी हमने बता दिया। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल जो है हमारा ट्रांसफार्मर का, वो क्या सवाल है ये देखते हैं। अगला ट्रांसफार्मर का हमारा सवाल है कि प्राइमरी में 100 टर्न्स है, वहां तो अंग्रेजी में लिखा था ऑब्वियसली। ये सवाल कब आया, 2016 में। प्राइमरी में 100 टर्न्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दो चीजें मैं लिखता हूं। और इनपुट वोल्टेज जो है, यानी प्राइमरी का जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज उन्होंने बोला था, मैंने उसको बोल दिया प्राइमरी का वोल्टेज 220 वोल्ट। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो ट्रांसफार्मर का होता है ना, वो प्राइमरी का होता है ना वो सेकेंडरी का होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो उसने बोल दिया 100। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब समझ लेना बेटा, NS/NP, वो 100 है। ये बात आपको समझ लेनी है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है NS/NP, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, इनपुट पावर भी बता दी। इनपुट पावर इसने बता दी आपको 1100 वॉट। अब उसने और क्या क्या चीजें पूछी, अभी तक सेकेंडरी का कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, तो इसने NS पूछा, NS कितना होगा। इसने आपसे IP प्राइमरी करंट पूछा, वो मैं यहां लिख देता हूं प्राइमरी वाली साइड पे। इसने आपसे सेकेंडरी का वोल्टेज पूछा, ठीक है, निकाल देंगे। ये देखिए 100 टर्न यानी NP दिया है। और इसने आपसे VS IS भी पूछा और आउटपुट पावर भी पूछी, ठीक है, ये सब इसने आपसे पूछा। अब यहां पर बेटा इसने कोई लॉस वॉस नहीं बताया, तो आउटपुट पावर तो इनपुट पावर के बराबर ही होगी, उसमें सोचना क्या। बाकी चीजें निकालते हैं, आइए देखते जाएं एक एक करके। जैसे VS आपको निकालना है ना, कुछ भी निकाल लो यार, पहले VS निकालना है, NS भी तो निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो आपने एक तो लिख दिया NS/NP इज इक्वल टू 100, ठीक है। NP में क्या डाल दोगे, 100, तो NS क्या आ गया आपका, लो हो गया कैलकुलेट, 10,000 आ गया, NS आ गया, कोई इशू ही नहीं, एक चीज ही हो गई, ये निपटा दिया अपन ने। दूसरा और देखते हैं, और क्या चाहिए, VS चाहिए, कोई इशू ही नहीं, अपने को पता है VP/VS इज NP/NS, उल्टा लिखा है आपकी बार ध्यान देना, NP/NS। तो VP अपना क्या है 220, VS अपने को निकालना है, NP/NS, NS/NP 100 है, तो NP/NS क्या होगा 1/100, तो VS क्या हो गया, ये हो गया, कोई इशू ही नहीं। और क्या निकालना है बेटा, IS सेकेंडरी करंट निकालना है, सेकेंडरी करंट निकालना है, कोई इशू ही नहीं है। इनपुट पावर 1100, तो आउटपुट पावर भी 1100, थोड़े अलग तरीके से निकाल रहा हूँ, 1100 वॉट। तो जो इनपुट पावर वही आउटपुट पावर, क्योंकि लॉस वॉस की कोई बात हुई नहीं, आइडियल ट्रांसफार्मर ही मानना है। अब आउटपुट पावर क्या होती है बेटा, आउटपुट पावर क्या होती है, ये होती है सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट, ये भी क्या हो गई 1100। सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, अभी अभी निकाली 22,000 इंटू सेकेंडरी करंट, तो ये 2 0 और 2 0 कट गए, 11 से ये कट गया, 20 आ गया, तो IS क्या आ गया 1/20, यानी कि 0.05 एम्पियर, 0